Hello friends, this is Rachna Rawat and welcome to my channel Let's Go। तो चलिए हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सीरीज ली हुई है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पेपर लिया हुआ है आज मैंने इसमें, जो कि मैं यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट कराने जा रही हूँ। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चे वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था में विकसित करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्याजे, during which stage children develop the ability to perform operations on mental representation, making them capable of conservation। तो किस में करते हैं? फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक। हमें पता है प्याजे जी ने 4 स्टेजेस बताई है, फॉर्मल, कंक्रीट, सेंसरी मोटर एंड प्री ऑप्शनल। ठीक है, सबसे पहली कौन सी होती है? सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, ये है। सेकंड आती है मूर्त संक्रियात्मक, जिसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशन। सी है संवेदी, जिसे बोलते हैं सेंसरी मोटर, एंड डी है पूर्व संक्रियात्मक, जो कि है प्री ऑपरेशनल। तो कौन सी है जो कि वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर सक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता होती है? तो ये होती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशन में। बी आंसर इज राइट। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में सही है? Which of the following statements are correct in reference to learning disabled children? फर्स्ट है, इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं। इनमें पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत उच्च कोटि की होती है। या फिर ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और अनुसरण करने में असफल होते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे किसकी ओर? देखिएगा, जो हमारे जो बच्चे हैं लर्निंग डिसेबल है, वो क्या होते हैं? फर्स्ट जो होता है वो भी राइट है, इनमें अवधान से जुड़े विकार होते हैं, ये बात ठीक है। और ये बात सही है, ये बच्चे मौखिक अनुदेशों को समझने और उनका अनुसरण करने में असफल होते हैं, तभी तो डिसेबल है। ठीक है ना, तो हम जाएंगे, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और थर्ड भी सही है, तो हम जाएंगे सी की ओर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इंद्रधनुष, जिसे हम रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष के रंगों को विबजॉल की तरह याद किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ाने की कौन सी तकनीक है? ठीक है, कलर्स ऑफ ए रेनबो आर रिमेम्बर्ड एज विबजॉल। विच टेक्निक ऑफ द इनहेंसिंग मेमोरी इज दिस? तो कौन सी विधि है ये हमारी? तो ये हमारी है प्रथम अक्षर तकनीक विधि, फर्स्ट लेटर टेक्निक। भाई सबके लेटर स्टार्टिंग के हैं ये। ठीक है, तो ये हमारी चली जाएगी फर्स्ट लेटर टेक्निक विधि। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। प्रावण को समझने, सविवेक, चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक rationally and use available resource effectively when faced with challenges is। तो क्या चीज है? अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि या व्यक्तित्व। तो कौन सी है? ये है हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। किसी व्यक्ति का नैतिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहारपूर्ण घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में किया जाता है? तो देखिएगा कौन कौन सी कहा है? तात्क्षणिक व्यवहारिक घटना का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ। ये किस उसमें किया जाता है अभी? तो ये किया जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ए आंसर इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व करके हम ये पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? In which type of learning process generally a subject is passive? किसमें होता है पैसिव? हमें पता है क्लासिकल कंडीशन में जो होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट इज पैसिव होता है, शास्त्रीय अनुबंधन। ए आंसर इज राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? असक्रिय स्मृति मतलब इनएक्टिव मेमोरी, ठीक है। तो किसे कहा जाता है? संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति या संचयन? तो ये कहा जाता है दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हम उपलब्धि की आवश्यकता है, नीड फॉर अचीवमेंट इज, किसको आवश्यक होती है? जन्मजात अभिप्रेरक है, ये जैविक अभिप्रेरक है, अर्जित अभिप्रेरक है या फिर सुरक्षा अभिप्रेरक है? तो ये है हमारी, कैसी है ये उपलब्धि की आवश्यकता? ये है एक्वायरिंग मोटिवेशन, अर्जित अभिप्रेरक, ठीक है, एक्वायर्ड मोटिव। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघुकालीन स्मृति के संदर्भ में सही है? इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है या फिर इसकी संचयन शक्ति असीमित होती है या फिर इसकी अधिगम अवधि 20 से 30 सेकंड तक होती है? लघुकालीन स्मृति पूछिए, देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसे, ठीक है। तो लघुकालीन स्मृति में क्या होता है? इसकी संचयन शक्ति सीमित होती है, लिमिट होती है इसकी, ठीक है ना। इट इज द स्टोरेज कैपेसिटी इज लिमिटेड, फर्स्ट भी राइट है, ठीक है ना। और हमारा जाएगा इसमें, देखिएगा इसकी अधिगम अवधि जो होती है, मतलब मैक्सिमम जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 20 से 30 सेकंड ही होता है, ठीक है। तो हम थर्ड आंसर भी राइट है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड राइट हो जाता है, तो हम जाएंगे डी ऑप्शन को। असीमित नहीं होती, लघुकालीन की जो होती है वो असीमित नहीं होती संचयन शक्ति, ठीक है, एक सीमित होती है और ज्यादा से ज्यादा टाइम, एक मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम जो होता है सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक का ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ना भी नहीं चाहता हो, साथ ही साथ परीक्षा में असफल भी नहीं होना चाहता, तो ऐसी परिस्थिति में वह किस संघर्ष का सामना कर रहा है? ठीक है, पढ़ना भी नहीं चाह रहा और असफल भी नहीं होना चाह रहा, तो किस चीज का सामना कर रहा है वह? फर्स्ट है उपागम या उपागम संघर्ष, बी है परिहार या परिहार संघर्ष, उपागम परिहार संघर्ष या बहु उपागम या परिहार संघर्ष। तो देखिएगा ये क्या कर रहा है? परिहार परिहार संघर्ष कर रहा है, अवॉइड कर रहा है और अवॉइड को कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना। इसको हम ये कहेंगे, ठीक है। पढ़ने से भी जी चुरा रहा है और पास भी होना चाह रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 11, सृजनात्मक चिंतन की दी गई 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? What is the correct sequence of the given 4 stage of creative thinking? फर्स्ट है आयोजन, जिसे प्रमाणीकरण, प्रबोधन या उद्भावन भी कहते हैं। उद्भावन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण, आयोजन, या फिर आयोजन, उद्भावन, प्रमाणीकरण, प्रबोधन, या फिर आयोजन, उद्भावन, प्रबोधन या प्रमाणीकरण। देखिएगा क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है ना, उसमें क्या होता है? सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद उसका इंक्यूबेशन होता है, ठीक है। उसके बाद उसका इल्यूमिनेशन होता है, उस लास्ट में आकर हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम जाएंगे डी की ओर, सही क्रम हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आयोजन तो करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको इल्यूमिनेट करते हैं, फिर उसका प्रमाण हम निकाल देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग। 12th आते हैं, इस प्रकार की तर्कना में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब देखिए किस प्रकार की। फर्स्ट है आगमनात्मक, निगमनात्मक, आलोचनात्मक या सादृश्यवाद। तो कौन सा है ये हमारा? ये है हमारा निगमनात्मक, डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? सबसे पहले हमें नियम बताया जाता है और उसके बाद देन एग्जाम्पल, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम 30 में। कल्पना के महत्वपूर्ण सोपान का क्रम है। The sequence of important step of reasoning are: फर्स्ट है समस्या की पहचान, अनुमान के अनुसार प्रयोग करना, आंकड़ों का संग्रह, फोर्थ है अनुमान पर पहुंचना, फिफ्थ है निर्णय लेना। ठीक है, तो ये देखिएगा फर्स्ट जो हमारा जाता है, सबसे पहले हमें तो भाई समस्या की पहचान करते हैं हम। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम सीक्वेंस निकालना है इस तर्कणा का, तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं हम सबसे पहले समस्या की पहचान करते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, उसमें हमें करना होता है आंकड़ों का संग्रह करना होता है, फिर अनुमान पर पहुंचना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है अनुमान के अनुसार उसका प्रयोग करना होता है, और देन उसके बाद हमारा आ जाता है निर्णय लेना। ठीक है, तो ये देखिए सीक्वेंस किस में बैठ रहा है, तो ये बैठ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। देखिएगा यही बैठ रहा है ना, राइट। सबसे पहले हमने समस्या की पहचान करी, उसके बाद हमारे जो डाटाज हैं उसको कलेक्ट किया। ठीक है, कौन कौन से डाटाज हैं, उसके बाद हमने अनुमान पर पहुंचे। ठीक है, फिर हमने अनुमान के अनुसार प्रयोग किया, एंड देन हमारा डिसीजन मेकिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 14 क्वेश्चन की ओर। शाब्दिक कौशल सामान्यतः अर्जित किए जाते हैं। The verbal skills are generally acquired through याद करके, दोहराकर, पुनः याद करके या वस्तु को पहचान कर। तो वर्बल स्किल्स कैसे होते हैं भाई, तो देखिएगा वर्बल जो स्किल्स होते हैं, फर्स्ट है याद करके। ठीक है, पहले याद करेंगे, फिर उसको हम दोहराएंगे। ठीक है, फिर हम उसे पुनः दोहराएंगे, तभी तो होगा। और नेक्स्ट हम क्या होंगे, वस्तु, फिर हम उसकी पहचान करेंगे। तो हम हमारा ऑप्शन देखो चारों ही सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन इज राइट। अब हम आगे बढ़ जाएंगे 15 क्वेश्चन। लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं डैश और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। तो क्या क्या आएगा इसमें, देखिएगा जो लड़कियां होती हैं वो मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था मतलब मिडिल चाइल्डहुड में क्या होती हैं, अधिक महत्व देती हैं। किस चीज को महत्व देती हैं सबसे ज्यादा, पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को। ठीक है ना, इंटरपर्सनल जो चीजें होती हैं उन पर ज्यादा और पारिवारिक संबंधों पर ज्यादा जोर डालती है, महत्व देती है, जिसे कहते हैं। वही लड़के जो होती हैं ज्यादा किस चीज को महत्व देते हैं, भाषा को नहीं देंगे, ना कौशल को, ना वो देते हैं लड़के ज्यादातर प्रतिष्ठा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज राइट हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम 16 क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा सकारात्मक संवेगों को इन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट है तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग से, प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता और संतोष की खोज करना। थर्ड है ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो देखिएगा सकारात्मक किसे कहते हैं, पॉजिटिव इमोशन। ठीक है ना, सकारात्मक संवेग में पॉजिटिव इमोशन किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, तो किस तरीके से है, वो है हमारा तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग करना। ठीक है, उससे हम पॉजिटिव इमोशन बढ़ा सकते हैं, या फिर हम बढ़ा सकते हैं प्रतिदिन की गई गतिविधि में हमारी जो प्रसन्नता है और संतोष की खोज करना। ठीक है, इसकी तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की। और देखिए थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है, ऐसी गतिविधियों को करना जो आप करना पसंद नहीं करते। जो हम पसंद ही नहीं करते तो वो निगेटिविटी में आ जाता है, ये तो पॉजिटिविटी नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इज राइट हो जाता है, तो हम जाएंगे सी आंसर की ओर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे 17 क्वेश्चन की ओर। विद्यालय में नामांकन के पश्चात विद्यालय जाना छोड़ देने वाले बच्चों के अनुपात को कहते हैं। किसको कहते, विद्यालय में नाम तो लिखवाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, विद्यालय को छोड़ दिया। तो ऐसे बच्चों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, ऐसे बच्चों को अनुपात को हम कहेंगे ड्रॉप आउट रेट मीन्स। ठीक है, फर्स्ट आंसर इज राइट, ड्रॉप आउट रेट। चलिए स्नेलन चार्ट का संबंध है
किसके है, हमें पता है ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट आंसर इज राइट, 10 की बाध्यता से। अब हम जाएंगे 19 क्वेश्चन की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है मल्टी सेंसरी अप्रोच से, हमने पूछा है। ठीक है, तो मल्टी सेंसरी टेस्ट से मतलब है दृश्य, श्रव्य, गंध एंड स्पर्श, ये चारों जो हमारी टच वाली होती है इससे। विजुअल, ऑडिटरी, स्मेल एंड टच आंसर इज राइट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करते हैं? शिक्षा क्रम में शिक्षण शास्त्र रटने के बजाय बच्चों को सीखा कैसे जाए, यह सिखाने में सक्षम बने। या बी, 19वीं सदी के लिए जरूरी कौशल, ज्ञान व मूल्य विकसित किए जाएं। सी, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। या फिर डी, आकलन बच्चे के सीखने व विकास में मदद करने वाले हो तथा रटने पर जोर देने वाले। ठीक है, तो किस चीज पर होता है देखिएगा। 2019 ड्राफ्ट प्रारूप जो है एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ कहता है कि शिक्षा क्रम जो है आपका और शिक्षण शास्त्र रटाया ना जाए, बल्कि बच्चों को क्या किया जाए, सिखाया जाए, जिससे कि वह सिखाने में सक्षम बने। ठीक है, तो हम जाएंगे ए ऑप्शन इज राइट। रटने पर रोट मेमोराइजेशन को हमेशा रॉन्ग कहा है। ठीक है, बल्कि उनको सिखाया जाए कि बच्चों को सीखा कैसे जाए, यह सिखाने में हम सक्षम बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू कहा है, कौन सा कथन ट्रू हो रहा है? मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थियों को निर्देश देना, ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्देश देंगे। ओके, ये भी बात ठीक है। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में दिया जा सकता है। सी, परामर्श केवल सामूहिक रूप में दिया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है भाई। नेक्स्ट है मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो देखिएगा, इन्होंने मार्गदर्शन की बात पूछी है, सब में मार्गदर्शन की बात कही है। तो मार्गदर्शन कैसा होता है? मार्गदर्शन का अर्थ है विद्यार्थियों को सिर्फ निर्देश देना, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मार्गदर्शन का मतलब ये तो नहीं होता कि किसी को हम गाइड कर रहे हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं कि ये नहीं ये करो, ये बात तो रॉन्ग हो जाती है। सेकंड आता है मार्गदर्शन जो होता है वो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई, अकेले में भी किसी को मार्गदर्शन किया जा सकता है और एक ग्रुप में, स्कूल में या क्लास में सबको बताना एक तरीके से। ठीक है, तो वो भी एक गाइडेंस देनी होती है। जब टीचर किसी चीज को सही चीज बताता है तो वो भी गाइडेंस देनी होती है। वो समूह में बता रहा है सबको तो वो भी हो जाती है। ठीक है, ये बात आई है। परामर्श केवल सामूहिक रूप से नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखो सेकंड ऑप्शन में ये हो जाती है, व्यक्तिगत एक पर्सनल तौर पे भी बच्चे को समझाया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है और समूह में भी किया जा सकता है। ठीक है ना, समूह में एक साथ बच्चों को भी हम गाइड कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो सी आंसर भी राइट गलत हो जाता है हमारा। और मार्गदर्शन कमजोर विद्यार्थियों को किया जाता है, सिर्फ कमजोर को ही किया जाता है, ये भी बात गलत हो जाती है। तो हम बिल्कुल राइट जाएंगे, बी ऑप्शन इज राइट। मार्गदर्शन व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को कोर्स पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए। बी, विद्यार्थियों को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए। या सी, विद्यार्थी में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। या फिर डी, कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमें क्या करना चाहिए? विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, बेस्ट आंसर चुनना है, अतिरिक्त समय देना चाहिए जिससे कि कोर्स भी पूरा हो जाए और टीचर अच्छे से उसको समझा भी सके। तो एक्स्ट्रा अगर वो समय देगा तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी उससे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। फर्स्ट है सहयोग पर व्याख्यान द्वारा, समूह कार्य द्वारा, सहयोग पर चित्र दिखाकर, वैयक्तिक सृजनात्मक कार्य द्वारा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी आंसर, समूह कार्य द्वारा। ग्रुप वर्क अगर हम कराएंगे
तो क्या होगा, सहयोग की, एक दूसरे से सहयोग करने की भावना विकसित होगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। किस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर एक शिक्षक को विद्यार्थी के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए? तो ये है हमारे वस्तुनिष्ठ, निबंध या लघुत्तरीय या उपरोक्त सभी। देखिएगा, किस प्रकार के प्रदर्शन कार्य को मूल्यांकित करना चाहिए, ये हमारे जो ऊपर के तीनों हो जाते हैं, ये तीनों ही राइट हैं। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप भी होने चाहिए भाई, और ऐसे टाइप भी होनी चाहिए, और शॉर्ट आंसर। तो हम जाएंगे डी आंसर की, वो राइट हो जाता है उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहते हैं, जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं तो क्या चीज विकसित होती है, विकसित करती है। फर्स्ट है सहकारिता, टीम की भावना, सामाजिक अभिवृत्ति या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब बच्चे आपस में सहयोग करना सीखते हैं तो कॉपरेशन की भावना भी होती है, विकसित होती है। ठीक है, टीम बन रही है, उनके टीम स्पिरिट्स भी होते हैं। ठीक है, सोशल एटीट्यूड्स भी हो जाते हैं। तो ये हम जाएंगे, इसमें भी डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी, सारी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को, फर्स्ट है विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड देना चाहिए, उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देना चाहिए, सी उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, या उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिएगा, अगर कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत बता रहा है तो हमें बेस्ट आंसर चुनना है। इसमें में विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए दंड से पूछते हैं, दंड दे देंगे, हम बताएंगे नहीं उनको, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, ये तो बात गलत है। उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थी को बता देंगे, बस ये करके उन्हें बता देंगे ये, या फिर उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से क्या करेंगे, हम उत्तर तो हम उसे बताएंगे इस तरीके से करो, लेकिन हेल्प किसकी लेंगे, उसे बच्चे की हेल्प लेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे कि उसको सही, उसको मार्गदर्शन दिखाई दे कि ये हमारा क्वेश्चन जो है, मैंने यहाँ पर इसकी चीज, ये चीज गलत करी है। ठीक है, उसको हम सही कराएंगे। तो हम बेस्ट आंसर है इसमें सी आंसर इज राइट, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से ही सही करना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ जाएंगे 27 की ओर। सीखने के रूप में आकलन सहायता करता है। असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प इन, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशलों का निर्माण, लर्निंग के बिना रिपोर्टिंग या बच्चों की तुलना। सी है शिक्षक को शिक्षण अधिगम को संशोधित करने में, समीक्षा करने में मदद करता है, या फिर डी सीखने के अंतर को जानने में मदद करता है। तो ये हो जाता है हमारा ए आंसर इज राइट, बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल का निर्माण करता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यही कह रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम बढ़ जाएंगे। बच्चों के शिक्षण अधिगम और आकलन तकनीकें सम्मिलित करती हैं। तो क्या सम्मिलित करती हैं, बच्चों के विचारों की खोज, दैनिक जीवन के अनुभव, वर्तमान समझ का आकलन करने हेतु वर्कशीट। तो क्या चीज करती है, ये देखिएगा, ये करेंगी हमारा बच्चों के विचारों की खोज भी कर रहे हैं। ठीक है ना, और दैनिक जीवन के अनुभव भी हो रहे हैं, और वर्तमान जो आज की प्रेजेंट टाइम में समझ का आकलन करने हेतु उसकी वर्कशीट भी बन रही है। ठीक है, तो हम जाएंगे फर्स्ट आंसर ए की ओर जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही बात। ठीक है, अब हम बढ़ जाएंगे 29 की ओर। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज कैन बी एक्सप्लेन टू द टोटली ब्लाइंड चिल्ड्रंस बाय, ए है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, या फिर बी अमौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, या फिर सी मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव द्वारा, या फिर डी केवल मौखिक विवरण द्वारा। तो आप देखिएगा, पूर्ण रूप से वो क्या है, नेत्रहीन है, तो हमें मौखिक विवरण देना होगा और मूर्त अनुभव द्वारा कराना, कंक्रीट एक्सपीरियंस कराना होगा। ठीक है, उसे उस तरीके से उस तरफ लेकर जाना होगा कि किस किस तरह उसे बताया जाता है। आपको पता है ना, नेत्रहीन बच्चों को किस तरीके से ब्रेल लिपि से हम पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट आंसर इज राइट हो जाता है, मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। ठीक है, वही चीज उसे बताएंगे जो प्रेजेंट में होगी, उसे अमूर्त चीजों की ओर, जो चीज नहीं है हमें उन चीजों का अनुभव उन्हें नहीं कराना होगा। ठीक है, जो हम ही खुद नहीं देख सकते। ठीक है, वो चीज हमें नहीं दिखानी होगी।
कल्पना में उन्हें नहीं लेके जाना। 30 क्वेश्चन की ओर है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना होगा? शिक्षक को बच्चों के बीच तुलना करनी चाहिए, बच्चों को धीमा, खराब, बुद्धिमान आदि लेबल करना चाहिए, या फिर सी, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ना कि अंकों पर, या फिर डी, साप्ताहिक परीक्षण का अभ्यास करना चाहिए। तो हमारा हो जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का किस तरीके से आकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ना कि अंकों पर। अंकों पर ध्यान नहीं देना कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसको ज्यादा वैल्यूएबल बनाना है, ठीक है ना? किस चीज पर फोकस करना है? ऑन लर्निंग नॉट ए मार्किंग, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है? तो आपको मेरी ये प्रैक्टिस सीरीज अच्छी लगी होगी। तो ये था मेरा 2019 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि सेकंड पेपर का कराया है। इस तरह मैं आगे भी आपके सामने ये प्रैक्टिस सीरीज लेती आऊंगी, जिससे कि आपका यूटेट का जो एग्जाम है वो अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो आपके अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है? तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।